खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात कर रहे हैं बिहार के भाग्य का फैसला। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, बिहार चुनाव की 243 सीटों पर नतीजे आज। रागपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघवपुर से आगे चल रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस आगे, गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। मोहकमा से आनंद सिंह आगे, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। जनसुराज से 3 सीटों पर आगे चल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। चनपटिया से जनसुराज आगे, एआईएम एक सीट पर आगे चल रही है। सम्राट विजय के भाग्य का आज होगा फैसला। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आज। गयाजी जिले की 10 विधानसभा सीटों के नतीजे आज। छपरा में 10 विधानसभा सीट, 14 टेबल पर गिनती। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की पूजा। बोले जंगल राज के युवराज को आज जनता जवाब देगी। इनका करियर खत्म होने जा रहा है। बता दें कि मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव आपको बता दें कि लगातार बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे, सम्राट विजय के भाग्य का आज होगा फैसला। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की पूजा। जंगल राज के युवराज को आज जनता जवाब देगी, संजय सिन्हा ने कहा। 46 सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू। बैलेट बॉक्स खुले, 8:30 बजे से खुली ईवीएम। मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर के बाहर वाटर कैनन लगाई गई है। राघोपुर विधानसभा से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से आगे, तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। और तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2020 के चुनाव में गड़बड़ी की गई थी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, इस बार के विधानसभा चुनाव की मतगणना में नहीं होने देंगे गड़बड़ी। तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में की गई थी गड़बड़ी, इस बार चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। 2020 के चुनाव में गड़बड़ी की गई थी, तेजस्वी यादव ने दिया बयान। इस बार के विधानसभा चुनाव की मतगणना में नहीं होने देंगे कोई भी गड़बड़ी। तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान।
और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार में बदलाव होगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे विश्वास है बिहार में बदलाव होगा। हमें उम्मीद है कि मतगणना निष्पक्ष होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का अनुभव अच्छा नहीं रहा। पिछली बार हमने कम अंतर वाली सीटों पर धांधली देखी थी। कई बड़े आरोप, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या दीपांकर भट्टाचार्य, उनके द्वारा लगाए गए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार निष्पक्ष मतगणना होगी। पिछली बार हमने कम अंतर वाली सीटों पर धांधली देखी थी। सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं से की है अपील। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने की अपील, सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से मेहनत की है। कार्यकर्ताओं ने एचएम को मुकाम तक पहुंचा दिया है, जहां पूरा बिहार एचएम की चर्चा कर रहा है। चुनाव में एचएम का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा। परिणाम आने के बाद जीत की खुशी में पटाखे ना छोड़े। बिहार चुनाव पर तेज प्रताप यादव का बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेडी के अध्यक्ष और महुआ सीट से उम्मीदवार है तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा, मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। तेज प्रताप यादव का बयान। मैंने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। मतगणना स्थल पर व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। और चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद अंसारी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सोमवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस हनुमंत राव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव के लिए आज मतगणना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें, शुरुआत करेंगे जाहिद अंसारी जो कि आरजेडी नेता है। जाहिद अंसारी जी, क्या लग रहा है? क्या हम बढ़ेंगे आगे? जीत पक्की है? उम्मीद रखते हैं हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विशाल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कैसे देख रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है। जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी 67 सीटों पर है, जेडीयू 60 पर, एलजेपी 1, एचएम 1 और आरएलएम 1। ये एनडीए का बता रहे हैं आपको। आज इंडिया महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ काउंटिंग सेंटर के बाहर और अंदर दोनों जगह बैठा हुआ है। विशाल जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इसी बीच हमारे पास आ रही है। बिहार में 243 सीटों पर मतगणना जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला। एनडीए 135 सीट पर आगे चल रही है। बिहार में 243 सीटों पर मतगणना जारी।
रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 135 सीट पर आगे एनडीए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 135 सीट पर आगे चल रही है। महागठबंधन 65 सीट पर आगे चल रही है। क्या जो इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी वो बदलाव के लिए नहीं थी? एनडीए 135 सीट पर आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन 65 सीट पर आगे चल रही है। 135 का आंकड़ा छूता हुआ एनडीए का नजर आ रहा है। और चर्चा इसी पर कर रहे हैं मेहमान, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए विशाल यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? महागठबंधन 65 सीट पर आगे चल रहा है और शुरुआती रुझानों की बात करें तो 135 सीटों का आंकड़ा एनडीए छूती हुई नजर आ रही है। बहुमत मिल रहा है। ठीक है, विशाल हमारे साथ नहीं है। एस हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। एस हनुमंत राव जी, कैसे देख रहे हैं? शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करेगा और शायद सरकार भी एनडीए की ही बनेगी। यद्यपि ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि काउंटिंग के खत्म होते होते तक ट्रेंड में कोई बहुत भारी बदलाव नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में 3 बड़े धड़े हैं। एक तो आरजेडी है, दूसरा जेडीयू है और तीसरा भाजपा। ये लगभग 1/3 ताकत रखते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 100% में से तो 30% की ताकत तीनों दल रखते हैं। तो जो दल भी एक साथ, 2 दल आते हैं साथ में, ये माना जाता है कि लगभग उनकी सरकार बनेगी। पिछली बार 2020 में तेजस्वी ने बहुत मेहनत की थी, बावजूद उसके वो सरकार बनाते बनाते चूक गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में महिला वोटरों को साधा है, हैंड होल्डिंग की है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी की है और कई सारे स्टॉप्स इंसेंटिव चुनाव के पहले देके उन्होंने इसको एक कहें कि प्लम केक पे आइसिंग की तरह जो है करके उन्होंने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी अच्छा कर रही है, उनका ये अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा। उनके जो दूसरे पार्टनर्स हैं, चाहे वो हम हो या चिराग पासवान की एलजेपी हो, ये सारी पार्टियां भी कमोबेश ठीक कर रही हैं। तो अब लगता यही है कि एनडीए धीरे धीरे बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। यद्यपि टक्कर कांटे की रहेगी, वोट में हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए को स्लाइट एज जो है वो दिखाई दे रहा है। एनडीए को थोड़ी बढ़त जरूर है। मुझे लगता है कि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सीटों का अंतर जो है वो एनडीए के पक्ष में रह सकता है। बिल्कुल। मनीष पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनडीए 135 शुरुआती रुझानों में 135 का आंकड़ा जो है वो छूती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? आवाज जा रही है? जी जी मनीष जी। सबसे पहले तो मैं बिहार के सारे मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी वोटिंग की है, मतदान में भाग लिया और मुझे लगता है उसका परिणाम भी दिखने लगा है जी। देखिए, सच पूछिए तो अभी इस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि 20 वर्षों तक बिहार में हम लोगों ने जनता की सेवा की है और उस सेवा की बदौलत जो हमने सेवा की है, लोगों का जो विश्वास हासिल किया है, उस पर मुझे यह पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक है
और बहुत सारे खुश ऐसे आप मुद्दे क्यों आए नहीं है? चुनाव एनडीए के एनडीए दरमियान को जिसमें एनडीए 135 का आंकड़ा छू रही है इसलिए खुश नहीं है, बीजेपी सिर्फ 64 पर है इसलिए खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? नहीं, हम यहाँ 101 सीटों पर तो लड़े ही हैं। हम यहाँ थोड़ी 143 सीटों पे लड़े हैं। मैंने कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। अच्छा हम जी। जानते नेटवर्क हैं हो कि जाएगा तो हम एक गठबंधन के रूप में यहाँ पर लड़े हैं और उस हिसाब से हमें बेहतर परिणाम मिल रहा है। तो देखिए, ये बात यहाँ यह नहीं है कि किसको कितनी सीटें आती हैं। बात सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हर हालत में एनडीए की सरकार बननी है चाहिए और बनती दिख भी रही है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार की जनता का विश्वास जीता है। इसलिए यह हमारा भरोसा है। बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, जेडीयू को कितनी सीटें आएंगी, यह हमारा विषय नहीं है। यह विश्लेषकों का विषय हो सकता है, यह आपका विषय हो सकता है, यह नैरेटिव्स बनाने के लिए अच्छा है कि नहीं नहीं इसको कम इसको ज्यादा क्यों। लेकिन हमारा एनडीए का बस एक ही मकसद है कि बिहार में जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं हो, हम जंगल राज की सरकार न बन पाए, बिहार में एक बार फिर से लोग भयमुक्त वातावरण में जी सके। हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता यही रही है। चलिए ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर मनीष शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वोटिंग के दौरान हमने बातचीत की, तो हमने कई बार इस पर डिस्कशन भी किया है कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तो रिकॉर्ड वोटिंग जब होती है तो या तो वो बदलाव की तरफ होती है या फिर किसी को सत्ता में बनाए रखने के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग की जाती है। तो जो अभी शुरुआती रुझान है, हालांकि अभी आगे बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि बहुत शुरू का वक्त है, अभी बात कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी अगर एनडीए 135 सीट पर है तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ये जो जबरदस्त वोटिंग हुई है ये दोनों तरफ से हुई है। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये इधर भी हुई है उधर भी हुई है, मतलब ये कोई एक तरफा नहीं वोटिंग है। एक बात तो समझ में आ रही है, शुरू से हम लोग बोल रहे थे कि ये टफ फाइट रहेगा। बिल्कुल। अभी शुरुआती रुझान से बात नहीं समझ में आ रही है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग अभी रुझान दिखाया जा रहा है, लेकिन कुल मिला के एक टफ फाइट है। अभी दिख रहा है, एज दिख रहा है एनडीए को, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है, ये उस तरह का नहीं है। एक बात मुझको ये लग रहा है कि जहां महिलाओं को लेकर के बहुत वो था कि महिलाएं बहुत एक तरफा की है। हाँ, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर रहने वाला था कि ये जो महिलाओं की एक तरफा वोटिंग की बात चल रही थी जी, लेकिन इसको यूथ ने बैलेंस किया है। यूथ ने बैलेंस किया है। यूथ जो है आमतौर पे महागठबंधन की तरफ बहुत उसका रुझान रहा है और यूथ में महिलाएं भी रही हैं ना, उसमें 25 से 35 के बरस के बीच की महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया है। जो मानती हैं कि 59% वो मानती हैं कि वो उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा है। तो ये कुल मिला के ये चुनाव जो है इस बार एक तरफा नहीं होने जा रहा है। अभी जो भी रुझान आपका दिख रहा है, ये वोटिंग का जो ये बढ़ चढ़ के जो वोटिंग है वो दोनों तरफ से है। और ये महिलाएं जहां एक तरफ उनको की हैं, लेकिन यूथ ने इसको बैलेंस किया है। प्रवासी मजदूरों का भी इस बार बड़ा रोल है। तो हमको लगता है कि अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। ये टफ फाइट है और इसमें एज अभी एनडीए को है, इसको ऐसे रूप में ही देखा जा सकता है। मेरा मानना है कि ये अभी तय नहीं किया जा सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा। अभी इस रुझान से भी तय नहीं कर सकते। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी, अपनी बात को बहुत कम शब्दों में पूरा करिएगा क्योंकि हमें आगे और भी अशोक सोमवंशी जी का भी रोक करना है। फटाफट अपनी बात को पूरा करें। देखिए, इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यही है जो अभी मनीष शर्मा जी कह रहे थे, टफ फाइट है। भाई 20 वर्षों से हम शासन में हैं और फिर भी लोग कह रहे हैं कि टफ फाइट है। ये जो है ना, यही हमारी यूएसपी है। जनता के बीच में हमारा जो विश्वास है और चुनाव लड़ने का हम जनता का विश्वास खोया नहीं है और विपक्ष को चुनाव में पसीने बहाने पड़े। विपक्ष कोई मुद्दा ढूंढ नहीं पाया जिस मुद्दे से हमको डिघेर पाए। ठीक है। अशोक सोमवंशी जी, शुरुआती रुझान कैसे देख रहे हैं इनको? ठीक है, अभी तो शुरुआती रुझान है, इसको हम लोग अभी
किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे एक चीज पूरे चुनाव में एक चीज जो देखने को मिली, जी। दो तरीके के नैरेटिव हुए हैं। एक तो वादे किए जा रहे थे और बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे और लोगों को लुभाए जा रहे थे, और एक तरफ वादे जो पूरे हुए थे, जो चीजें नीतीश कुमार की सरकार ने जो चीजें को पूरी की थी वो उनको लेकर के वो वोटिंग कर चुनाव मैदान में गए थे। और एक तरफ से तेजस्वी यादव तमाम तरीके के ऐसे वादे कर रहे थे जो नो डाउट उन्होंने युवाओं को अपने तरफ किया भी। उन्होंने हर घर नौकरी देने के वादे किए, 30,000 महिलाओं को 30-30 हजार रुपए देने के वादे किए, तमाम तरीके के वादे किए। लेकिन जो लोग इनके में आने वाले थे तो आए, उनके कोर वोटर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि ये चीजें आएंगी कहाँ से, ये पैसे इतने आएंगे कहाँ से जो आप हर घर नौकरियां देंगे, हर घर 30-30 हजार रुपए हर महिलाओं को देंगे, एक मुश्त 30-30 हजार रुपए देंगे, तमाम चीजें हैं। और एक तरफ नीतीश सरकार सारी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में भेज रही थी। ये इस पूरे चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। ये 10-10 हजार रुपए का असर एक दिखा कि जितनी भी महिला थी कम से कम उनमें एक उम्मीद जगी। और देखिए इस पे पूरी तरीके से इस बार हम लोग को ये लगा कि चुनाव के प्रति लोगों में एक रुचि आई। देखिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, बहुत मतलब बम्पर, इतिहास में ऐसा बिहार में पहली बार हुआ जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो लोग सवाल उठाए कि भाई वोटिंग परसेंटेज कहां से आ रहा है। तो लोगों ने सरकार के मतलब को जाना। इस बार जो है पिछले 30-40 सालों में जो चीजें सरकार डायरेक्ट डीबीटी जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट एक मतदाता के खाते में जाना, ये इस तरीके से इधर पहली बार ऐसा हुआ है जब सीधे सीधे लाभ उनके खाते में जा रहे थे। तो लोग समझ रहे थे, बिजली बिल माफ किए गए, 125 यूनिट माफ किए गए, तमाम तरीके की ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई, नौकरियां बांटी गई, शिक्षकों को इतने बड़े पैमाने पर बिहार में नियुक्तियां हुई। तो एक मैसेज गया कि नहीं सरकार ये हमारे लिए भी है, यहाँ की जनता समझी कि हमारे लिए भी है। इसी का परिणाम यहाँ मुझे तो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में भी आया था और मैं यहाँ देख रहा हूँ। परिणाम कमोबेश यही आगे भी बढ़ने वाला है। और ये चीजें जो स्क्रीन पर जो कहा जाता है ना, जो पहली झलक जो दिख जाती है वही चीजें हमने कई बार चुनाव कवरेज किया और देखा है कि जो चीजें हैं जो बढ़ते चला गया है वो आगे बढ़ते चला गया है। तो इसका असर हुआ है। अभी आरजेडी को थोड़ी सी और महागठबंधन के जो इनके घटक दल हैं काफी पीछे होते दिख रहे हैं। यहाँ इनकी कॉम्बिनेशन भी अच्छी नहीं फिट बैठ रही है। आरजेडी के ड्रॉबैक पर भी बात करेंगे, इस पर आगे विस्तार से बातचीत की जाएगी कि समस्या कहाँ आ रही है। आरजेडी जब तेजस्वी यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का अगर हम बात करें तो वो एक युवा है, युवा नेता है, उनकी बातों में एक जोश नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इस तरीके के रिजल्ट आना थोड़ा सा चौंकाते हैं। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं बिहार के भाग्य का फैसला। आज रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं केवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बिहार के भाग्य का फैसला। आज फिलहाल जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं 135 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। हालांकि अभी मतगणना शुरू हुई है। फिलहाल शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए 135 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं, वो लगातार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं, बिहार के भाग्य का फैसला। मनीष पांडे जी अपनी बात को पूरा करिए। मैं वही कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि लोग विपक्ष इस बात को शायद नहीं समझ पाया कि 2005 में यहाँ बिहार में सरकार बदली थी
और 6, 7, 8 में उन बच्चियों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी, चाहे वो पोशाक की हो, चाहे छात्रवृत्ति की हो या साइकिल योजनाएं थी, वो बच्चियां आज 2025 में आकर मां बन गई हैं। ये आप आरोप लगा देते हैं फ्रीबीज का सीधा सीधी, लेकिन लगातार उन महिलाओं के लिए, चाहे 35% आरक्षण की बात हो या महिला पुलिस की संख्या बल में जो 1:3 का है, ये लगातार काम करने का प्रयास है। आप एक झटके में कह देंगे हाँ 10,000 रुपया दे दिया या बांट दिया पैसे, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष यह शायद समझ नहीं पाया चुनाव के दौरान कि महिलाओं ने आखिर में इस प्रकार से वोट क्यों दिया। क्योंकि महिलाओं की आशाएं आकांक्षाएं और बढ़ी हैं। महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई है, महिला सशक्तिकरण का जो बिहार में काम हुआ है, वो पूरे देश में अद्वितीय अनुकरणीय है। तो यह देखिए, ये सारा एक फैक्टर रहा है इस चुनाव में। बहुत ज्यादा सिरे से खारिज कर देंगे, मुझे नहीं लगता यह उचित होगा और बिहार के साथ न्याय होगा। दूसरी बात, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने उस बिहार में मत चोरी का आरोप लगाया जिस बिहार में कभी बक्से लूट लिए जाते थे, बूथ लूट लिए जाते थे। 90 से और 2005 के बीच में कैसे चुनाव होता था, यह बिहार के लोगों ने देखा है। आज बिहार का हर वर्ग बूथ पर जाकर वोटिंग करता है, अपना मत जिसको मन होता है उसको देता है। आप सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में कोई एक मतदान केंद्र पर भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। तो जो आम मतदाता है, चाहे वह किसी का भी सपोर्टर हो, उनके दिलों में यह बात विपक्ष नहीं बिठा पाया कि यहां पर मतों की चोरी हो रही है। पूरे चुनाव के दौरान कोई एक विजुअल से, एक ऐसा बाइट नहीं आया जिसमें किसी व्यक्ति ने कहा हो कि हमारा नाम काट दिया गया है मतदाता सूची से। तो देखिए, विपक्ष चाहे हत्या का, चाहे जो भी अपराध का आरोप लगा रहा था, पटना में भले गोपाल खेमका की हत्या हुई हो, लेकिन उसी पटना में दूसरे दिन रात के 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे तक दुकानें खुली रहती थी और लोग भयमुक्त वातावरण में जीते रहे हैं। इसीलिए हत्याएं जरूर हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों में अपराध के प्रति भय कायम नहीं हो पाया। उसको सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो विपक्ष ने जितने भी मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए, मुझे लगता है वह मतदाताओं के दिलों में बैठ नहीं पाए, घर नहीं बना पाए, जिसके कारण यह हमारी जो है आज, मुझे लगता है, अभी तो खैर चुनावी परिणाम का शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है, हमें विश्वास है कि सरकार फिर से निश्चित रूप से एनडीए की बनेगी और हम बेहतर यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, नेता आरजेडी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जाहिद अंसारी जी। जाहिद अंसारी जी, शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? अभी तो शुरुआती रुझान है, आपने भी कहा और हम देख भी रहे हैं, कुछ तो हम बढ़ेंगे जरूर। हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम बातों के बावजूद इस चुनाव ने एक जख्म दिया है बिहार को, एनडीए की सरकार ने, वो अप्रवासी मजदूर। आज हम अपने लोगों को जो बेरोजगार हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं। एक गांव में कहावत है कि घर की 2 रोटी अच्छी होती है बाहर के 4 रोटी से। लेकिन हमारे नौजवानों की ये बदकिस्मती है कि कुछ तो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं पटने में नौकरी की मांगने के चलते, और ढेर सारे लाखों की तादाद में नौजवान हमारे घर से बाहर रह रहे हैं, जिनको आज हम आप्रवासी कह रहे हैं। ये एनडीए सरकार ने एक दुख दिया है, एक दर्द दिया है। हम आगे बढ़ेंगे, अभी इंतजार कीजिए, अभी तो गिनती का बाकी है, समय है। अब बाकी जो जनता की राय आएगी उसको हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, एहसान मंत्र राय जी, 155 एनडीए, महागठबंधन 65, अदर्स 5। फिलहाल अभी शुरुआती रुझान में अभी ये चल रहा है लेटेस्ट अपडेट। अभी हम 135 पर थे, अब 155 एनडीए बता रहा है। जी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो ट्रेंड दिख रहा है इसके आगे कंटिन्यू होने की संभावना है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि 2 बड़े दल जिनकी हिस्सेदारी 1/3 की होती है, और जब वो मिल जाते हैं तो वो 2/3 हो जाता है। तो ये तो आप इसको योग कर सकते हैं कि ये अंक गणित है। लेकिन जो इसका रसायन शास्त्र है उसको भी समझना होगा। इसका रसायन शास्त्र यही है कि जो महिला वोटर है, जिन पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा चर्चा है, कि महिला वोटरों ने बढ़ चढ़ के नीतीश जी के पक्ष में समर्थन दिया, क्योंकि 20 साल से नीतीश जी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं महिलाओं के हित में। पहला हित तो यही उन्होंने किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उन्होंने ठीक किया बिहार। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लालू यादव के समय में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उससे आगे गया बिहार, बहुत बढ़ा बिहार, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नीतीश जी के जमाने में बहुत बेहतर। और ये महिलाओं के लिए किसी भी रूप में सबसे ज्यादा
सुविधाई स्थिति हो। और ये 20 साल से वो पीढ़ी जो है उस अच्छे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए नीतीश जी की कायम रही। और अब की बार ये लग रहा था कि ये लगभग नीतीश जी का आखिरी चुनाव है। तो नीतीश जी का आखिरी चुनाव होने की वजह से ये भी बात लगभग तय थी कि अब उनको एक शानदार विदाई देनी है। उनको जो विदाई देनी है वो जीत के साथ विदाई देनी। तो मतदाताओं ने, खासकर महिला मतदाताओं ने नीतीश बाबू के पक्ष में जम के वोटिंग की है। यूथ ने जरूर इसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि यूथ का भी एक सेगमेंट नीतीश बाबू के साथ में गया है। जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का अपना प्रदर्शन तो अच्छा है, लेकिन जो उसके दूसरे घटक दल हैं, जैसे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछली बार भी बहुत खराब था, और जो अभी सीटों का आंकड़ा आ रहा है उससे ये साफ हो जा रहा है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार भी खराब है। यानी पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। जरूर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए, और ये भी कहा जा रहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो बिहार में बैकफायर कर गया, क्योंकि आरजेडी स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस जो एक ऐसा मुद्दा लेकर के आई जो बिहार में एकदम से बिहार के लोगों के लिए उतने मायने नहीं रख रहा था। तो इसका बहुत ज्यादा लाभ महागठबंधन को नहीं हुआ। ये मुझे दूसरी बड़ी चूक दिखाई देती है। और महागठबंधन जो पलायन, अप्रवासी और बेरोजगारी, इन चीजों को केंद्रित कर करके चुनाव लड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं वोट चोरी का जो मुद्दा आया उसने इस केंद्रीय मुद्दों से लोगों को और आरजेडी के कनेक्ट को तोड़ा। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी स्ट्रैटेजिकल गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं महागठबंधन से। और आप एक तरफ ये भी देखिए कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा घटक दलों के बीच में, कि कांग्रेस का, महागठबंधन का क्या साझा घोषणा पत्र होगा, क्या दोनों के नीतियां होंगी। अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं हर परिवार को एक नौकरी दूंगा, तो घटक दलों ने आकर के आगे से इस तरह की कोई बात नहीं कही कन्विंसिंगली, जिससे कि तेजस्वी यादव की कही गई बात को बल मिले। तो ये कुल मिलाकर के जो छोटे मोटे अंतर्द्वंद थे, वो उसे कहीं न कहीं वोटर कंफ्यूज हुआ। और मुझे लग रहा है कि 2020 में जो स्थिति आरजेडी की थी, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान वाली स्थिति में आरजेडी रहेगी। और चिराग पासवान के इस बार एनडीए गठबंधन के साथ लड़ने से इसका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ जो है वो जेडीयू को हो रहा है, जो आंकड़ों में भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए को बहुत ही स्पष्ट के साथ साथ में एक अच्छा बहुमत मिलेगा। मनीष शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, युवाओं पर फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से ये तक कहना पड़ा कि जो युवा लोग हैं वो अपने घर में जाकर बुजुर्गों से पूछें कि कैसा राज रहा है पहले और नीतीश की सरकार में कैसा राज रहा है। युवाओं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये डर था कि युवा जो है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ये उतना काम नहीं किया। यूथ तो देखिए, यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि महिला वोटर एक तरफ थे, जो प्लस जो जुड़ रहा था दोनों तरफ, वो महिला वोटर था और यूथ था। यूथ ने तो मोदी जी को नहीं सुना, यूथ तो गया महागठबंधन के साथ। इसीलिए देखिएगा उसने बैलेंस किया। सवाल बस ये है कि जो सोशल बेस थे, सामाजिक जो बंटवारा है बिहार में, खास करके एमवाई से इतर जो है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो महादलित समाज है, उसमें प्रवेश करने से इस बार भी महागठबंधन प्रवेश नहीं कर पाया है। इसका मतलब साफ साफ ये दिख रहा है कि जनरली जो एक बंटवारा वहां जेडीयू अति पिछड़ा के साथ और महादलित के साथ, उसका जो एक अपना उसके साथ, उस समाज के साथ जो उसका गठबंधन है, वो इस बार भी बना रह गया। इसका मतलब ये है कि एमवाई और खास करके यूथ, ये तो गया है महागठबंधन के साथ,
लेकिन जो समाज का वो हिस्सा है जहां थोड़ा बंटवारा है, वो इस बार भी लग रहा है कि वो कोई नया उसमें कलेक्शन नहीं कर पाई है महागठबंधन। वहां एक दिक्कत उसके साथ रह गई। और मनीष वो जी, मेरे मन में ना एक सवाल है, बहुत बहुत लंबे समय से मैं जी चूंकि योगी जी की जनसभाएं बहुत सुनी, तो उसमें उनका एक हमेशा से रहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है और बिहार में हम सीता मंदिर बनाएंगे, और उसको लेकर कई बार हर लगभग उनके हर भाषण में ये रहता। देखिए, यूपी के लिए अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या बिहार के लिए सीता मंदिर भी उतना ही बड़ा मुद्दा था, या फिर क्या लोग धार्मिक, अगर हम परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ये उतना जरूरी था बिहार चुनाव में, या बिहार चुनाव के अपने जो मुद्दे हैं वही इम्पोर्टेंट है? नहीं, बिहार में ये संभव ही नहीं था। बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश महानगरों का शहर है, जहाँ ज्यादा महानगर हैं, कम्युनल तनाव के लिए ज्यादा स्पेस है। ऐसे सेंटर नहीं है, विवादित सेंटर नहीं है, जैसे यहाँ अयोध्या है, मथुरा है, या बनारस है, ज्ञानवापी है। वो आप देखेंगे कि वो बिहार में वो नहीं है। तो वहाँ कम्युनल, इसीलिए बीजेपी हमेशा, आज तक आप ध्यान देंगे कि बीजेपी आज तक, और वहां अपने बल पे कोई ताकतवर पार्टी आज तक नहीं बन पाई। आरएसएस वहां अभी भी बहुत हाशिए पे है, और बीजेपी को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। नहीं तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश जी को साथ लेके चला जाए। उनकी तो मंशा साफ साफ है कि डायरेक्ट बीजेपी वहां एक ताकतवर पार्टी बने। लेकिन नीतीश जी के साथ उनको इसलिए रहना पड़ता है कि बीजेपी बिहार में राजनीति कर रही है ना, यूपी की राजनीति नहीं है। तो इसलिए हिंदुत्व की राजनीति के लिए वहां बनिस्बत कभी भी वहां वैसा स्पेस नहीं रहा। और इसीलिए ये पहला राज्य है जहां किसी आगे भी मैं देख रहा हूं कि अभी जेडीयू जिस तरह से बढ़ रही है, बीजेपी की मंशा थी कि जेडीयू को सेंटर में नहीं लाना है, नीतीश को इस बार वो करना है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये संभव नहीं होने देंगे। ये बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए कि जेडीयू को इग्नोर करना, नीतीश को इग्नोर करना। नीतीश फिर से बिहार की राजनीति के फिर से सेंटर में इसीलिए आए हैं कि भाजपा की राजनीति के लिए बिहार में अभी उतनी जगह नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह। और इसीलिए आप देखिएगा कि बीजेपी अभी, आप देखिएगा अभी बीजेपी को अभी ये संघर्ष करना पड़ेगा कि बड़ी पार्टी कौन बनेगा। हालांकि अभी दिखा रहा है बीजेपी को, थोड़ा सा आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी संघर्ष करती हुई पार्टी दिख रही है। जेडीयू भी बहुत ऊपर है, 72 है। आपके आंकड़े में भी देखिए तो 72 और 81 का मसला है, तो बहुत आप देखिएगा नजदीकी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिहार में हिंदुत्व की राजनीति के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, अभी भी नहीं बनने की संभावना है। मनीष शर्मा जी मनीष शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अशोक सोमवंशी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब हम बात कर लेते हैं जरा तेजस्वी यादव की। मेरा सवाल रह गया था। तेजस्वी यादव जी जो हैं वो युवा नेता हैं, उनकी बातों में काफ़ी जोश है, बातें भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आरजेडी 50 पर, आईएनसी 8, वीआईपी 0, सीपीआई 2 पर और सीपीएम 0 पर है, ये आंकड़े फिलहाल अभी तक के हैं। मैं जानना चाहती हूँ कहाँ चूक रह गई तेजस्वी यादव में, कहाँ क्या फैक्टर जो है वो यहाँ पर काम नहीं किया तेजस्वी यादव के लिए? सब कुछ तो लेकर आए उन्होंने, और एक बड़ा मुद्दा जो हम हमेशा कहते हैं रोजगार, क्या वो भी काम नहीं आ रहा है? देखो, पहली बार जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी और जब इन पार्टियों की कोऑर्डिनेशन आपस में गठबंधन बन रही थी, तो उस दौरान ही गैप, एक उस महागठबंधन में एक गैप दिख रहा था। ये लोग महागठबंधन अपनी सीटों को क्लियर नहीं कर पा रहा था, उनके बीच वैसा कोई समन्वय नहीं था। एक तरफ एनडीए अपनी चीजों को बड़ी ही एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से अपने गठबंधन के साथ टाई अप कर रही थी, लेकिन महागठबंधन में वो ट्यूनिंग नहीं देखने को मिल रहा था, वो लास्ट तक नहीं दिख रहा था। वहीं से हम लोग को दिख रहा था कि ये पार्टी इतनी तरीके से अव्यवस्थित तरीके से काम कर रही है, न अपने सीट बंटवारे को लेकर के इनमें हमेशा अंतिम समय तक उलझन रहा। कई सीटों पर राजद ने अपने कैंडिडेट अपने खड़ा कर दिए और सिंबल भी दे दिए। कांग्रेस भी, हर पार्टी अपने उनके गठबंधन ही आपस में उलझे रहे। कभी भी एक मंच पर आकर के
काफी कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से एक मंच पर आकर इन्होंने कोई कंप्लीट अपने आप को मजबूती के तरीके से सामने पेश नहीं किया। सब लोग अपने अपने ढर्रे से काम करते रहे, कांग्रेस अपने ढर्रे से काम करती रही। कांग्रेस हमेशा एक बड़े भाई के भूमिका में आने की कोशिश करती रही। राजद लालू यादव अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते रहे। सीपीएम और उनके साथ वीआईपी वगैरह जो भी है वो पीछे लगे रहे। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसे सीटें रहे जहां दोनों ही पार्टियों ने महागठबंधन के कई कैंडिडेट उतारे। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा 79 वोट से पीछे छूट रहे हैं। कुढ़नी से बीजेपी के केदार गुप्ता 2506 वोटों से आगे चल रहे हैं। केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन 2347 वोट से आगे चल रहे हैं। दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी 2271 वोट से आगे। अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। रामनगर से सुजीत कुमार 5322 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। कुर्नी से बीजेपी के केदार गुप्ता 2506 वोटों से आगे। केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन 2347 वोट से आगे छोड़ रहे हैं। दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी 2271 वोट से आगे। अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे छोड़ रहे हैं। अशोक जी अपनी बात को पूरा कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, आरजेडी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 156 सीटों पर एनडीए। मैं वही कह रहा था कि महागठबंधन में ट्यूनिंग की वाली जो बात थी वो शुरू से नहीं दिख रही थी। सब कैंडिडेट को लेकर के कंफ्यूजन था। ठीक तो एनडीए में भी नहीं चल रहा था। नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश पूरी देखी हमने। अंत में फिर मोदी जी को आना पड़ा, अमित शाह जी को आना पड़ा और कहना पड़ा नहीं नीतीश हैं, हमारे साथी हैं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोकल स्तर पर जो लोग हुई है, कई बार बातें निकल करके आई कि मोदी जी ने कहीं भी शेयर नीतीश कुमार से मंच शेयर नहीं किया। एक पूरी मीटिंग में, पूरे जनसभा में एक बार के बाद उन्होंने दोबारा मंच शेयर नहीं किया। तो देखिए, वहां चूंकि मैं वो जो देख रहा था कि वो स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे थे, क्योंकि चुनाव का फेज बहुत शॉर्ट था, उसमें ज्यादा से ज्यादा सभाएं करनी थी। नीतीश कुमार की अपनी अलग एक छवि थी, नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग छवि थी। ये दोनों अपने अपने छवि को लेकर के मतदाताओं के बीच में गए थे। तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि परसेप्शन बाद में ये चीज निकाल करके आया कि नहीं, नीतीश कुमार को दरकिनार करके बीजेपी आगे बढ़ रही है, इस तरीके की बातें आई थी। लेकिन चीजें क्लियर हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात हुई कि कोई भी पार्टी अपने अंदर के कंफ्यूजन को कैसे क्लियर कर लेती है, अंदर में बैठ करके, बाहर बड़े पंच पर नहीं आने देती है। ये तो बीजेपी का मैनेजमेंट, खैर हमने कई चुनाव में देखा। महागठबंधन का मैनेजमेंट यहाँ फेल होते दिखा। इस पूरे चुनाव में महागठबंधन का मैनेजमेंट फेल होते दिखा। ठीक है अशोक जी, मैं वापस आऊंगी। जरा जाहिद अंसारी जी की एक बार इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भाई, महागठबंधन जो है वो 74 सीटों पर चल रहा है, और ड्रॉबैक जो अभी अशोक सोमवंशी जी कह रहे थे, जाहिद जी, कि वो एकता जो महागठबंधन की जो गठबंधन था वो गठबंधन नजर नहीं आया। समीक्षा करेंगे, इस पर गौर करेंगे। हमारे अंदर जो कमियां रही हैं उसको ईमानदारी से गौर करेंगे, शालीनता से गौर करेंगे और उसको दूर करेंगे। और बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को बचाने बनाने के लिए अब संघर्ष करेंगे, जमीन पर भी संघर्ष करेंगे अब, और हम जीतेंगे बिहार को 29 में। चलिए हनुमंत राव जी, रुझानों में जिस तरीके से एनडीए आगे चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम जंगल राज का जो जिक्र लगातार किया जा रहा था, आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहा है कि आपने करने के लिए किया गया था? ठीक है जाहिद जी, ये सवाल मेरा हनुमंत राव जी से। ठीक है जाहिद जी, हनुमंत राव जी, कुछ चीजें जो है वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो बड़े राजनीतिक परिवारों को ये बात जरूर सोचना चाहिए कि जो उनकी लेगेसी है, और बच्चे अगर राजनीति में आ रहे हैं तो उसका असर जो है उन पर जरूर पड़ेगा। हनुमान जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तेज प्रताप यादव का जिक्र नहीं कर रहे। तेज प्रताप यादव जी ने अलग पार्टी बना ली और वो फिलहाल अपनी सीट से आगे भी चल रहे हैं,
जो रुझान आया है। तेजस्वी यादव नहीं, जहां देखिए, से तेज चुनाव लड़ प्रताप रहे हैं। यादव बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति में तीन ही बड़े फैक्टर हैं। एक फैक्टर है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी नहीं कहूंगा, लालू प्रसाद यादव एक फैक्टर है जिन्होंने ओबीसी वोटों की गोलबंदी की और एमवाई समीकरण बनाए। दूसरा फैक्टर नीतीश कुमार का है, जिन्होंने ईबीसी गठबंधन, मतलब ईबीसी जो वोटर हैं उनके समूह को इकट्ठा किया और ईबीसी और महिला वोटर के वो एक बड़े नेता बने। और बीजेपी है जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जब बिहार जाती है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि उसको नीतीश जी के साथ में गठबंधन करना होता है। अदरवाइज बीजेपी, तो ये तीन धड़े जो हैं कुल मिलाकर के बिहार में प्रभावी रहते हैं। जैसा कि हमारे एक और सहयोगी ने बताया कि अगर आरजेडी ने थोड़ा मेहनत की होती और वो अगर ईसीबी वोटरों में अगर उन्होंने थोड़ी सी पैठ बनाई होती तो हो सकता है कि आरजेडी का आंकड़ा बेहतर होता और जेडीयू, जो प्रशांत किशोर लगातार कहते आ रहे थे कि इस चुनाव में जेडीयू 25 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, तो वो एक मौका था आरजेडी के पास में ईसीबी वोटरों में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी है उसमें सेंध लगाने का। और कांग्रेस ने भी कोशिश की कि साहब इनके लिए एक हम अध्यादेश लाएंगे, चार्टर लाएंगे, सरकार बनेगी तो इनको भी हम SC ST कम्युनिटीज के समान प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन ये सारी बातें जमीन तक, धरातल तक नहीं उतर पाई और ईसीबी वोटरों में जो नीतीश का एक स्ट्रांग होल्ड था उसमें आरजेडी कोई सेंध नहीं लगा पाई, महागठबंधन कोई सेंध नहीं लगा पाई। और जंगल राज की जहां तक बात है, देखिए ये बात सही है कि बिहार में एक तबका जरूर बहुत परेशान रहा इससे, जिस तरह की क्या कहते हैं सरकार में मनमानियां हुई थी उस दौर में, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, अपहरण होते थे, तो इसका एक बहुत डर का माहौल पैदा हुआ और उस डर से बाहर निकलने में नीतीश ने बहुत बड़ी मदद की लोगों की। तो देखिए इसका डर यदा कदा मुझे लगता है कि कुछ वर्षों तक तो लोगों को अभी सताएगा ही। तो इसका सबक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञों के लिए यही है कि वो ऐसी कोई भी लेगेसी ना छोड़ें जो उनके बाद में उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको परेशान करे। जैसे तेजस्वी को भी ये बात डिफेंड करने में बहुत मुश्किल हो गई कि जंगल राज का वो क्या जवाब दे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है बिहार के वोटर के मन में और ये रुझानों से भी बहुत साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लोगों ने माना है। देखिए अभी भी ये मुझे नहीं लगता है कि करीब 10 राउंड से ज्यादा की मतगणना हुई है, अभी मतगणना काफी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी थोड़ा बहुत उलटफेर होने की संभावना बनी हुई है। और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बनती है, तो कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के अगर खींचतान हुआ तो हो सकता है कि, क्योंकि देखिए चुनाव खत्म होने के बाद में हर दल स्वतंत्र है, तब कौन से दो दल और कौन से दो दिल मिलेंगे ये भी देखने की बात होगी। तो ये देखिए अभी ये चुनाव बहुत ही रोचक स्थिति में है जहां 3 बड़े हिस्सेदार और जो 2 बड़े हिस्सेदार मिलेंगे वही सरकार। जी बिल्कुल, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी देखिए अभी बिहार के चुनाव में अगर हम बात करें और यहाँ पर एनडीए की जीत होती है तो आगे अभी हरियाणा के चुनाव हैं, अभी राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया था उसका खासा असर बिहार में तो देखने को नहीं मिला, जैसा कि भी हनुमान राव जी कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ही उल्टा साबित हुआ। लेकिन अभी आगे और जगह चुनाव है तो यहाँ से एनडीए की जीत देश की राजनीति में कितना इम्पैक्ट डालने वाली है? नहीं, देखिए इसमें एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो वोट चोरी को लेकर के और वहां जो अभियान चला है उसने एक काम किया है, माने उसने एक काम मुद्दे के रूप में तो नहीं किया है, लेकिन उसने इस रूप में किया है कि बिहार की जनता वोट को लेकर के, वोट के अधिकार को लेकर के, वोट देने को लेकर के, जैसे कह लीजिए आप, एक कह लीजिए आमतौर पे कहीं चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग जो है मतदाता अधिकार अभियान चलाता है। एक तरह से कह लीजिए यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि विपक्ष ही मतदाता अधिकार अभियान चलाए और इसलिए आप देखिएगा कि वो वोट की जो बढ़ोतरी है यहाँ दिख रहा है आपको, वो एक बिहार की जनता में बनिस्पत अन्य राज्यों के ये जो वोट प्रतिशत में वृद्धि दिख रही है आपको,
इसमें उस वोट अधिकार यात्रा का अभियान का बहुत बड़ा मामला है। वो उसको जनरली चुनाव से पहले जो अन्य दल चलाया करते हैं, इसलिए तो इसको तो एकदम बिल्कुल खारिज करना ठीक नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर वोटिंग है, उसके पीछे कोई खास तरह का मामला, उसमें एक बड़ा रोल इसका है। और वो ये अलग बात है कि दोनों तरफ के वोटर बहुत ज्यादा जागरूक हुए कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा, वो सामाजिक सुरक्षा हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है और सरकार के साथ उसका जो गठबंधन है, और चुनाव आयुक्त को चुनाव करने की जो प्रक्रिया को सरकार ने बदल दिया है, उसमें सरकार की भूमिका बढ़ गई है, या चुनाव आयोग को तमाम आपराधिक मुकदमों से मुक्त कर दिया गया है, संसद में कानून पास करके कि चुनाव आयोग पे कोई मुकदमा भी नहीं आप कर सकते, मैंने उसको कोर्ट से भी थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिहार की राजनीति अलग है और चुनाव आयोग की जो उसकी वो वो जो उसको लेकर के जो आरोप हैं, वो दोनों अलग अलग मसले हैं। वो देखिए, वो तो रहेगा कि देश में आमतौर पे अभी जो एक सरकार है दिल्ली में, वो आमतौर पे सीबीआई का, ईडी का या चुनाव आयोग को जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट की भूमिका भी बहुत कमजोर की जा रही है। वो सवाल एकदम अलग, वो सवाल बना रहेगा, वो सवाल आगे भी रहेगा। इसको आप ठीक है मनीष जी, देखिए ये तो शुरुआती रुझान है फिलहाल, अभी बहुत सारे अभी आगे काफी समय पड़ा हुआ है, अभी देखना होगा कि कौन सरकार बनाता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं बिहार के भाग्य का फैसला। आज आपको बता दें कि एनडीए बढ़त बनाती हुई 154 सीटों पर, महागठबंधन 77 सीटों पर, एआईएमआईएम 0 पर है, जेएस 0 पर है और अदर्स 11 पर है। फिलहाल मतगणना अभी जारी है। आखिरी में सरकार बिहार में कौन बनाता है, सत्ता पर एक बार फिर से कौन काबिज होता है, ये देखना होगा। फिलहाल के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।